नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास प्रोग्राम नारी में, जिसमें हम हर हफ्ते महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। स्त्री, नारी, महिला, वुमन, वामा, सहभागिनी या यूं कहें कि पूरी प्रकृति। जी हाँ, नारी के तमाम रूप, रंग, आकार, प्रकार, किरदार और संबोधनों को अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो प्रकृति कहना कुछ गलत नहीं होगा। जीवन के सृजन के साथ ही अलग अलग परिवर्तनों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए वो खुद को और अपने आसपास की दुनिया को जिस तरह से मैनेज करते हुए संचालित करती है, वो काम तो प्रकृति का ही है। नारी को इस संसार का केंद्र कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया उसके आसपास ही घूमती है और वो नहीं तो कुछ रुक सी जाती है। माना कि अब शिक्षा से लेकर राजनीति और रक्षा क्षेत्र तक अपने पैर जमा चुकी नारी खुद के सशक्त होने का परिचय दे चुकी है, लेकिन हम कहते हैं कि जब वो इन क्षेत्रों में नहीं थी तब भी पुरुष की बेफिक्र सफलताओं के पीछे उसी का हाथ था। नारी शक्ति, जिसका बखान हम इंसान ही नहीं बल्कि खुद देवता कई कई बार कर चुके हैं, वो खुद अपना बखान करे भी तो क्यों। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे उसी नारी शक्ति की विशेषताओं, उसके तमाम किरदारों की, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी रिपोर्ट। नारी एक ऐसा शब्द जिसमें बसता है पूरा संसार, जो केंद्र है एकमात्र और धुरियां हैं हजार। नारी वो शब्द जिसमें गहरा है अपना सा एहसास, और नारी वो सत्ता जिस पर टिका जीवन के सृजन का सब सार। जी हाँ, नारी पर कही गई ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि वो केंद्र से लेकर धुरी तक और आकाश से लेकर धरती तक इस संपूर्ण प्रकृति और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। वो जमीन के एक एक टुकड़े को अपनेपन से सींचती है तो चार दीवारी को घर भी वही बनाती है। समाज को सभ्यता का पाठ वो पढ़ाती है। नन्हे शिशु के जन्म से लेकर पहली शिक्षा तक आरंभ का अंश वही है, और रिश्तों से लेकर तमाम जिम्मेदारियों को समेटती और अपनों की खुशियों के लिए अक्सर झेलती दंश भी वही है। एक बेटी के रूप में आंगन की रौनक बन जाती है तो माँ के रूप में ममता की मूरत, पत्नी बन जो हो जाती है जीवन संगिनी, वो अपने हर रूप, रंग और किरदार में बेमिसाल है। अब नारी का दायरा प्रकृति और परिवार से बढ़कर समाज और देश विदेश तक फैल चुका है। पहले किसी घर की पहचान हुआ करती थी और अब विश्व पटल पर वो अपनी पहचान बना चुकी है। क्षेत्र कोई भी हो, वो अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। अब दुनिया से आगे बढ़ चुका है उसकी सोच का दायरा। वो अपनी क्षमता और योग्यता से खुद अपनी जगह बना चुकी है। कई रूपों में महिलाएं अपने अलग अलग कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संसार को संचालित कर रही हैं। यही कारण है कि उसके अलग अलग रूपों को सेलिब्रेट करने, उसकी महत्ता के प्रतिपादन के लिए और इन सब से ऊपर महिलाओं के प्रति विशेष सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम सबके लिए समानता पर आधारित है। आइए मिलकर उस स्त्री के प्रति सम्मान प्रकट करें जो हमें न केवल इस दुनिया में लाती है, बल्कि एक माँ, बहन, पत्नी, बेटी या प्रेमिका के रूप में खुद हमारी दुनिया बन जाती है। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। ये खास प्रोग्राम इस बार महिला दिवस पर विशेष रूप से है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं नारी के अनेक रूपों के बारे में, उसके अनेक किरदारों के बारे में, उसकी जिम्मेदारियों के बारे में, और खुद नारी आखिर क्या है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं शील धाबाई जी, जो कि बीजेपी से हैं। शील जी, बहुत स्वागत है आपका। अलका बत्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एक उद्यमी है। अलका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डेजी शर्मा, जो कि शिक्षक हैं, वो भी उपस्थित हैं। डेजी जी, आपका भी स्वागत है। और कुछ ही देर में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चारू गुप्ता जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए अब प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी शील धाबाई जी से। शील जी, जैसे कि महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, नारी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए महिला सशक्तिकरण की विभिन्न बातें होती है, अलग अलग क्षेत्रों में उसकी सफलता की बातें की जाती है, कभी उसकी कमियों पर प्रकाश डाला जाता है। जिस तरीके से महिमा मंडन एक स्त्री का, एक नारी का किया जाता है,
उसके बावजूद आखिर नारी है क्या कि वो खुद पर भी गर्व महसूस नहीं करती? देखिए, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुनिया की आधी आबादी और सभी लोगों का बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये मैं कहूँ, अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ये 365 दिनों में सिर्फ एक दिन ही क्यों, हर दिन महिला का होता है। सुबह सूरज उगने से लेकर चाय जब तक नहीं मिल जाती, परिवार उठता नहीं है, तब से लेकर चक्कर गद्दी की तरह घूमती हुई महिला, सारे दायित्वों को पूरा करती हुई महिला, समय पर बच्चे को स्कूल भेजना, पति को तैयार करना, दिन भर के सारे काम, और ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस भी जाती है। उसके 4 हाथ, 2 हाथ की जगह 4 हाथ काम करते हैं, और रात को जब तक वो बिस्तर पर नहीं सो जाती तब तक दिन समाप्त नहीं होता। तो कोई भी दिन की शुरुआत या दिन का अंत महिला के बिना नहीं होता। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये क्यों? क्या इसलिए कि जो हम पुरुष प्रधान मानसिकता है, वो सोचती है कि महिला को जो जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो वो सोचते हैं कि एक दिन उसके जितना भी काम किया उसको सम्मान कर दो, उसके कोई अवार्ड दे दो, या प्यार मोहब्बत इजहार कर दो, और पूरे दिन कहीं घुमाने ले जाओ, या परिवार के साथ में कहीं भी, महिलाओं के साथ में कहीं भी, उनको पूरा जो भी ट्रीटमेंट देना है, खाना पीना जो कर दो, और इतिश्री कर लो। ये महिलाओं के साथ मैं तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, क्योंकि जो पुरुष प्रधान समाज है, जो आज सम्मान दे रहा है महिलाओं को, खतरा उन्हीं लोगों से है। महिलाएं आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि महिलाओं ने तरक्की की है, महिलाएं जमीन से लेकर आसमान तक पहुंची हैं। राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उसने परचम लहराया है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक कांटा, जो गुलाब इतना सुंदर होता है लेकिन उसका एक कांटा जो है चुभता है, उसी चुभन की तरह महिलाओं के भी एक चुभन है कि वो आज अपना काम जब करती हैं तो वो उनके मन में एक भय है। अगर वो सर्विस करती हैं तो उनके मन में भय है कि वो घर वापस आती है कि नहीं है। राजनीति की बात करूं, संविधान ने महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है, लेकिन होते क्या है? क्या महिला एमएलए एमपी बन के आज स्वतंत्र है? क्या वो सरपंच बन के स्वतंत्र है? वो जब पंचायत में बैठती है तो घूंघट, इतना घूंघट लगा के बैठती है, और उसके पंच पति या ससुर जो होते हैं वो उसकी कुर्सी पर बैठे हैं। आज भी उसको अपना निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वो पंचायत के सामने खुल के बोल नहीं सकती, खुल के विकास की बात नहीं कर सकती। तो फिर ये महिला को आजादी कहाँ है? आप देखिए, ऑफिसेज में देख लीजिए, महिला को हर तरह नीचे गिराए जाने की कोशिश की जाती है। आज कोई भी फील्ड देख लीजिए, किसी न किसी रूप में महिला का शोषण हो रहा है। महिला रोजगार की आप बात कर लीजिए, जो पुरुष हैं उनकी वेतन देख लीजिए, जो महिलाएं उनका आप वेतन देख लीजिए, कहां पर वो आज सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से कानून का भय इस देश में समाप्त हो चुका है, न्यायपालिका पर महिलाएं उंगलियां उठाने लगी हैं कि इन आरोपियों को, दरिंदों को, ये मानव आयोग आ जाता है कभी, तो उनको, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मानव आयोग क्यों नहीं आता? इन दरिद्रों के लिए, दरिंदों को बचाने के लिए मानव आयोग क्यों आता है? तो ये सारे ऐसे प्रश्न हैं, इस पर हमें विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ शील धाबाई जी की बात से। डेजी जी, आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल हालांकि अब भी बरकरार है, और शील जी ने भी अपनी जो बातें कही उसमें से भी कुछ चीजें मैं निकालना चाहूंगी। वो ये है कि महिला होना या स्त्री होना अपने आप में एक उपमा है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इतना सब होने के बावजूद भी आखिर एक स्त्री को खुद पर गर्व क्यों नहीं है? क्या उसके इस गर्व को अभिमान के रूप में देखा जाएगा, जो उसके लिए असुरक्षा का कारण बन सकता है? किस तरीके से इसे देखा जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि स्त्रियों को अपने आप पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि कुदरत ने जो गुण स्त्री को दिए हैं वो किसी और को नहीं दिए।
हम आज बात करते हैं कि नारियों की सशक्तिकरण की आवश्यकता है, लेकिन नेचर ने पहले से ही नारियों को सशक्त बनाया है। आप कुदरत में देखिए, जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर कौन होता है? शेर। शेर भी खुद शिकार नहीं करता, सिंघनी शिकार करती है, और अपने बच्चों को कैसे शिकार करना है उसका प्रशिक्षण भी सिंघनी देती है। सबसे मैजेस्टिक एलिफेंट जो होता है, एनिमल होता है पूरी लैंड का, उसमें उनके झुंड का नेतृत्व भी हथनी करती है, फीमेल करती है, हाथी नहीं करता। इससे साफ है कि नेचर ने महिला को, फीमेल को बहुत ज्यादा शक्ति दी है पुरुष के मुकाबले। वहीं अगर हम देखें, अगर हम ह्यूमन काइंड में, मानवीय जाति में उसको देखते हैं, तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं वो वीमेन में ज्यादा होते हैं। प्रभु भी ये जानते हैं कि नारी में बहुत ज्यादा शक्ति है, वो आदि स्वरूपा है, इसीलिए जन्म का अधिकार भी केवल और केवल महिला को दिया गया है, क्योंकि जब जन्म देती है तो उस समय 206 हड्डियां टूटती हैं और उसके बाद ही एक जान को वो दुनिया में लाती हैं। तो इतनी जो दर्द है, इतना जो कष्ट है, उसको सहने की शक्ति केवल और केवल मात्र महिला में है। तो महिला होना अपने आप में सौंदर्य का प्रमाण है, प्रेम का प्रमाण है, त्याग का प्रमाण है, सहनशीलता का प्रमाण है, विवेक का प्रमाण है। लेकिन उसके बाद भी महिलाएं अपने आप पे गर्व क्यों नहीं कर पाती? उसका सीधा सा कारण ये है कि चाहे कुदरत ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम पुरुषों के मुकाबले ज्यादा सशक्त हैं, हमें जीने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन हमारे समाज की कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसी वर्जनाएं हैं, जिसके कारण जन्म से ही हमें एक ऐसी घुट्टी पिलाई जाती है कि तुम मर्दों के मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले कमजोर हो। कुछ ऐसे काम है जो केवल पुरुष कर सकते हैं। लड़का होने से वंश की वृद्धि मानी जाती थी, हालांकि वो वर्जनाएं अभी टूट रही हैं। जैसे पहले आप देखते होंगे कि वंश का लिए आपको लड़के की जरूरत इसलिए महसूस होती थी कि पिता की जो चिता है उसको अग्नि बेटा देता था। आजकल ये वर्जनाएं टूट रही हैं, बेटियां भी पिता की चिता को अग्नि दे रही हैं। पहले ये माना जाता था कि बेटी को पढ़ा दिया, उस पर खर्च कर दिया, उसके बावजूद उसका जो शादी पे बहुत खर्च होगा, दहेज देना पड़ेगा। लेकिन आजकल ऐसी भी उदाहरणें सामने आई हैं हमारे सामने, जिसमें बालिकाओं ने अपनी दहलीज पर आई हुई बारात को वापस लौटा दिया ताकि उन्हें दहेज ना देना पड़े। तो यकीनन लड़कियों को अपने ऊपर गर्व जो उनके अंदर शुरू से था उसका एहसास होना शुरू हुआ है। महिलाओं ने इसे पहचानना शुरू किया है कि वो भी विकास की इस दूरी में बराबर की हकदार हैं। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास इस गर्व की अनुभूति होना बाकी है। भारत में अगर महिलाओं के गर्व की बात कहूं तो हमारा जो पूरा का पूरा धरातल है वो दो भागों में बटा हुआ नजर आता है। एक तरफ तो हमारे पास प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट पे, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा की स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, कई बार सत्ताधारी दल की जो नेता है के रूप में महिलाएं रही हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा नूई, इंदिरा कोचर रही हैं, संतोष यादव रही हैं जिन्होंने 3 बार हिमालय को नापा है, कल्पना चावला रही हैं, सुनीता विलियम्स रही हैं जिन्होंने अंतरिक्ष तक को नाप डाला। उसके बावजूद ऐसी कई महिलाएं हैं, ऐसी कई मिसिंग वीमेन हैं इंडिया में जिन्हें जन्म से पहले कोख में ही मार दिया जाता है, और अगर वो कोख में सुरक्षित बचकर एक संघर्ष लड़कर जिंदगी के सामने आती हैं तो यहां पर भी वो सुरक्षित नहीं है। आप जानते हैं कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर 20 मिनट में यहां पर एक बलात्कार होता है। जहां पर जिस समाज में नारी को केवल और केवल एक देह के रूप में, एक देह के, एक शरीर के रूप में देखा जाता है, वहां पर नारी में नारी अस्मिता और नारी के गर्व की भावना को लार्ज स्केल पे पनपने में टाइम तो लगेगा। शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। लड़कियों ने समझना शुरू किया है कि उनका मान सम्मान उनके शरीर के किसी एक अंग में नहीं, उनकी सोच में है, उनके व्यक्तित्व में है, उनकी पहचान में है, और वो अपनी पहचान बनाने के लिए घर से बाहर निकलना शुरू हुई है। पुरुषों के साथ बराबर की भूमिका भी निभा रही है। लेकिन यकीनन क्योंकि सदियों से ये परंपराएं चली आ रही हैं जिसमें नारी अस्मिता को, नारी सम्मान को दबाकर रखा गया है, तो ये धीरे धीरे टूटेंगी। पर यकीनन हम पॉजिटिव डायरेक्शन में, सही दिशा में चल पड़े हैं। बस देखना यह है कि हमारी ये जो जर्नी है, हमारी ये जो यात्रा है, वो कितनी जल्दी पूरी होती है और कितनी जल्दी हम प्रत्येक नारी के मन में उसके स्त्रीत्व के लिए हम उसके मन में सम्मान पैदा कर पाते हैं, या वो अपने आप पर गर्व पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात यह है कि जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा था, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि स्त्री वो चीज है जिसका इंसान ही नहीं बल्कि देवताओं ने भी कई कई बार बखान किया है। उसके बावजूद, गर्व तो छोड़िए, उसके बावजूद
उसे खुद को साबित करने की जरूरत पड़ती है। आखिर क्यों? अलका जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा। अलका जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ, आप बोलिए। सब अब आ रही है आवाज। बिल्कुल। मैं इसी बात से कोरिलेट करना चाहूंगी जो डेजी जी ने कहा, और हम अभी बात कर रहे थे कि औरतों को खुद पर गर्व क्यों नहीं होता, अपने आप में इतनी सारी क्षमताएं समेटे हुए हैं उसके बावजूद। और ये भी कहा गया है कि स्त्री वो चीज है जिसका बखान देवताओं ने भी कई कई बार किया है। इतनी सारी क्षमता और इतनी सारी काबिलियत और गुण होने के बावजूद उसे खुद पर गर्व नहीं होता। और दूसरा सवाल ये है कि आखिर इतना सब होने के बावजूद उसे खुद को साबित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जरूरत ही नहीं है साबित करने की। बिकॉज हमको बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, हम अभी जैसे डेजी जी ने और मैडम ने बताया, हम सब ये समेट अपने अंदर इतनी विशेषताएं समेटे हुए हैं जो कि एक पुरुष से कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन हमको साबित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम इक्वल नहीं हैं, बराबरी नहीं मानी जाती है। महिला को हमेशा हिंदुस्तानी कॉन्सेप्ट में नीचा समझा जाता है। उसको आप रूरल एरिया में देखिए तो बराबर बैठने की इजाजत भी नहीं है। अगर वहां लड़का और लड़की है घर में तो लड़का ऊपर बैठा होगा और लड़की जमीन पे बैठी होगी। तो ये बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया गया। इसीलिए महिलाओं को बराबर आने की, पहले हम लोग बराबर आना चाहते हैं, वी शुड बी फेल्ट इक्वल टू द अदर जेंडर। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपने आप के ऊपर प्राउड करना फील करेंगे कि आपको बराबर तो माना जा रहा है, कम से कम नीचा तो नहीं माना जा रहा है, क्योंकि नीचा ही माना जा रहा है। और इसके लिए बचपन से ही उसमें हमको कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। आज जो महिलाएं, हम गिने चुने जो नाम अभी हमने लिए या लोगों के, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो अदर फील्ड्स में हो, चाहे इंडस्ट्रीज में हो, या 2, 5, 10, 50, 100 हमारी जैसी महिलाएं हो, हम लोग इसलिए यहाँ हैं क्योंकि हम हमारे ऊपर, वी आर प्राउड ऑन आवरसेल्फ एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्फ that we can do something which is desired, required, and we have all these capabilities जो हमने पहचानी और हम कर पाए। लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको रोक दिया जाता है, और आज हम ये कर पाए तो उसके लिए भी हमें हमारी फैमिली की सपोर्ट मिली, हमें हमारे फादर की सपोर्ट मिली, हमें हमारे हस्बैंड की सपोर्ट मिली। कहीं किसी किसी जगह, बहुत कम जगह पे माँ साथ में खड़ी हुई है हर बेटी की कि तू ये कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। नहीं तो होता क्या है, वो अकेली पड़ जाती है। अगर वो कुछ करना भी चाहती है तो घर और फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करते, तो उसकी जो योग्यताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो वहीं दबके रह जाती हैं और वो इक्वल नहीं आ पाती, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाती। सबसे बड़ी एक और चीज होती है, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो एक कॉन्फिडेंस लाने की, पैदा करने की कोशिश करती है। हमारे हिंदुस्तान में औरत की इनकम को हमेशा सेकेंडरी माना जाता है। प्राइमरी इनकम इज ऑलवेज अ मेल्स इनकम, एंड दैट्स व्हाई लेडीज आर बोर्न विद दिस थिंग दैट हमारी जो सैलरी है, जो हमारी कमाई है, वो कहते हैं तू क्या अपनी बेटी की कमाई खाएगा या तू अपनी बीवी की कमाई खाएगा, तू जोरू का गुलाम। और ये सब चीजें, जो जुमले बिल्कुल आज हम पढ़े लिखे लोगों की बात ना करें, लेकिन इट इज वेरी वेरी कॉमन एंड ये सबके माइंडसेट में ही है। और अच्छे पढ़े लिखे दोस्त भी एक दूसरे को बोल देते हैं ये चीजें कि तू अपनी बीवी से कम कमाता है या ज्यादा कमाता है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू एक्चुअली वाइप इट आउट। तभी हम लेडीज के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर आएगी तो हम अपने आप को बराबर समझेंगे और अपने आप पे प्राउड फील करेंगे। कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज हमें है, हमको सिर्फ उनको पहचानने की जरूरत है, आगे लाने की जरूरत है। और आज 70 से भी ऊपर इयर्स होने के बाद आजादी के हिंदुस्तान में हम अभी तक बराबर नहीं आ पाए हैं। 33% क्यों? अगर हमारी 49% पॉपुलेशन है तो हमें 49% हमारी महिलाएं संसद में होनी चाहिए, मिनिस्ट्री में होनी चाहिए। मुश्किल से 12-13% है। आप देखिए, ये आज 20-20 का रेशो है। तो हम कब जाके बराबर होंगे, कब कॉन्फिडेंट होंगे, कब हम लोग सोचेंगे कि हाँ हमारी महिलाओं के अंदर भी कैपेसिटी। आज मैं कॉर्पोरेट फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में बैठती हूँ। आप देखिए कितनी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो महिलाएं, बहुत ही कम। और अगर कोई महिला इंडस्ट्री लगाना चाहती है तो उसकी कैपेबिलिटी पे शक किया जाता है। अगर वो लोन लेने के लिए किसी डिपार्टमेंट में जाती है या सरकार से सब्सिडी की बात करने जाती है, आप देखिए उसको 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है टू कन्विंस द अथॉरिटीज दैट शी कैन डू इट, एंड शी इज डूइंग इट। So that is what the things are, because there's a big question mark still on the capacity, capability, intelligence of a lady. हमारे जो पुरुष हैं उनके माइंडसेट के अंदर अभी भी यही सब चीजें भरी हुई हैं। आप पुरुष की बात छोड़िए, वहां अगर कोई महिला भी बैठी होती है तो वो भी शायद इस कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को नहीं मानती। और अगर कोई महिला सक्सेसफुल है
तो उसको कितनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। आज पॉलिटिक्स में भी कोई महिला कहीं ऊपर पहुंची है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो उसके कंधे पे पैर रख के गई है, या शी इज हैविंग सपोर्ट ऑफ फला 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 दिस दैट, एंड उसको रॉन्ग नोशंस में लिया जाता है कि कोई ऑनेस्टी से, कोई ईमानदारी से, कोई अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटेलिजेंस से कहीं पहुंची हो। कभी भी नहीं। हमेशा जो पहुंचता है उसको जरूर किसी ना किसी का सहारा या गलत नाम जोड़ दिया जाता है उसके साथ। सो उसका कैरेक्टर का असैसिनेशन कर दिया जाता है हमेशा इस समाज के अंदर महिला का। सुरक्षा की बात तो हम कर ही चुके हैं कि जब अगर महिला कोई भी काम करने घर से बाहर निकले तो वो सेफ ही नहीं है। अगर आज सबके सामने आने के बाद एक न्याय के लिए अंदर हम 7-7 साल लगा रहे हैं, जिनको कि 7 दिन के अंदर हमको उनका डिसीजन लेना चाहिए था, 7 साल तक हम उसका न्याय नहीं दिला पा रहे, तो हम कैसे फील करें? आज मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरी फैमिली कैसे भी वो सोचे कि ये शी इज सेफ वर्किंग आउटसाइड हाउस, एंड मैं कैसे फील करूं मेरी डॉटर अगर आज बाहर काम करने जा रही है तो वो सेफ है। काम करने के लिए कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस सब है उसके पास, लेकिन सेफ्टी अगेन इट इज अ बिग इशू बिकॉज द माइंडसेट ऑफ पीपल, माइंडसेट ऑफ मेल कम्युनिटी इज स्टिल नॉट चेंज। हमने बच्चों को, छोटे बच्चों को, छोटे लड़कों को घर में हमने नहीं सिखाया है कि तुमको अपनी बहन की या किसी भी औरत की इज्जत करनी है। वो ये गलत काम करते क्यों है? माँ को ही उसका इलाज कर देना चाहिए वहां पे घर में, क्यों उसको न्यायालय तक पहुंचाएं हम या पुलिस तक पहुंचाएं? तो ये सब चीजें हमको सबको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। एंड आई फील दिस इज अ हाई टाइम, इट इज सो मेनी इयर्स वी हैव सीन। हमको इक्वलाइज होना जरूरी है और कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है कि हम मुकाबले के लिए तैयार है। फिजिकल जरूरी थोड़ी है कि फिजिकली हम स्ट्रांग हो, और हम फिजिकल भी स्ट्रांग है। हमको सेल्फ डिफेंस के लिए क्लासेस लगानी पड़ती हैं आज बच्चियों के लिए कि भाई तुमको कहीं भगवान न करे कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो तुमको कैसे बच के निकलना है। व्हाट इज दिस? व्हाई वी आर डूइंग दिस? क्यों ऐसी सिचुएशन आने दें हम कि बच्चियों को ये सब चीजें सिखाने की हमको जरूरत पड़े, उनको डराने की जरूरत पड़े? और एक्सप्लॉयटेशन तो घर में ही हो जाता है। आप ये देखिए कि बाहर भी कम की बात छोड़िए, अब घर में भी एक्सप्लॉइट हो जाती है बच्चियां या बच्चे। आजकल छोटे बच्चों को भी एक्सप्लॉइट होते हैं। तो वी नीड टू चेंज दिस। हमको जो हमारी मॉरल साइंस है उसको वापस से बाहर लाने की जरूरत है कि भाई हमको ये मॉरल है, ये हमारी संस्कृति है, बड़ों की इज्जत करना है, लड़कियों का सम्मान करना है। लड़कियों का सम्मान में कह रही हूँ आप तो बराबर समझो, हम तो कह रहे हैं हमको ऊंचा मत करो, आप देवी मत बनाओ, हमें इंसान ही रहने दो, लेकिन इंसान तो समझो। दिस इज व्हाट आई फील। बिल्कुल, यहाँ से एक सवाल और निकल कर आता है। और शील जी, मुझे एक बात ख्याल में बार बार आ रही है, जो मैंने कई बार ये बात सुनी है कि शादी के बाद मैंने अपनी बीवी को काम करने से कभी नहीं रोका। क्या कुछ मायने हैं इस सेंटेंस के? क्या वाकई महिला सशक्तिकरण में पुरुषों का हाथ है, ये बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कहने को एक्चुअल में होता क्या है कि आज जिस तरह से देश का हालात है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से चीजें जो है, नौकरी की प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये पुरुष सोचता है कि भाई महिलाएं भी अगर कमाएगी, दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर ज्यादा बेटर तरीके से चल सकता है। और इसमें ये कहते सुना होगा जरूर निश्चित तौर पर, लेकिन होता क्या है, जब महिला कमाती है अगर उसकी सैलरी ज्यादा है तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स आएगा और वो ये दबाने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त पे। वो भी 10 बजे घर से निकली है और वो पुरुष भी 10 बजे घर से निकला है, लेकिन जब वो लौटते हैं तो वो ऐसा एहसान जताते हैं कि पता नहीं क्या पहाड़ खोद कर आए, काम तुम्हें सारा ही करना है। चाहे वो महिला कितनी भी परेशान, उससे ज्यादा काम करके आई हो, लेकिन काम उसी को करना होगा। अगर ये सोच ये हो जाए कि थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर दूं, थोड़ा सा हाथ मैं बटा लूं, अगर दोनों मिलकर कर लें तो बहुत बेहतर तरीके से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इन पुरुष प्रधान समाज को ये लगता है कि अगर ये हमसे आगे निकल गई, कहीं ना कहीं मन के अंदर ये 1% सही ये कुंठा उनमें निश्चित तौर पर है कि महिलाएं अगर आजाद हो जाएंगी, क्योंकि वो अब फिजिकली भी कमजोर नहीं रही है, वो मेंटली भी बहुत इंटेलिजेंट है, हर क्षेत्र में वो आज कंपटीशन देने को तैयार है। तो उनके मन से ये भावना है, लेकिन मैं कहती हूँ उनको ये भावना मन से निकाल देनी चाहिए कि महिलाएं कोई उनसे आगे जाना चाहती हैं। महिलाएं चाहती हैं कि दोनों एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह दोनों समान चले, दोनों में बैलेंस रहे, तभी समाज में और परिवार में मैं समझती हूँ कि बैलेंस से बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चला जा सकता है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो आज जिस तरह से हो रही है, अब सिक्योरिटी की बात हम कर चुके हैं, हम अपने संस्कार भूल चुके हैं। किसी जमाने में क्या अभी भी एक गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो बच्चे स्कूल में जाती हैं वो पुरुष टीचर्स का उनके साथ में क्या व्यवहार है।
आज माँ बाप उनको कैसे भेज दें स्कूल में। राजस्थान की बात आप देख लीजिए, अभी रोज अखबार में पढ़ रहे हैं किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। और सिर्फ महिलाएं भी नहीं, आज तो कहना चाहिए कि छोटे लड़के तक भी सुरक्षित नहीं है। तो इनकी गारंटी कौन देगा? ये एक बहुत ही कहना चाहिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने सही कहा कि हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, हम अपना सम्मान खुद कराना चाहते हैं, लेकिन कम से कम आप हमारे चरित्र पर उंगली मत उठाइए, आप हमें हमारी क्षमताओं से कम मत आंकिए, क्योंकि किसी भी पैमाने पर आप आंक लें, महिला किसी भी तरह से कमतर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले अगर हमें आप सिक्योरिटी दे देंगे तो हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और मैं समझती हूँ कि हम इस योग्य हैं कि ये महिला दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और एक चीज और है कि हमारे शास्त्रों में ही स्त्री को जैसे देवी का दर्जा दिया गया है। अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो बुद्धि की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है, अन्न की देवी अन्नपूर्णा है। यानी हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक स्त्री का साम्राज्य है और हम उसे पूजते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत जैसे देश में ही अभी भी स्त्री को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो इसे किस तरीके से देखा जाए कि हम किताबों में तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या अभी तक हम स्त्री को वो दर्जा नहीं दे पाए हैं जिसकी हम बातें किया करते हैं? डेजी जी, आपसे मेरा सवाल। आपने बहुत सही बात कही कि अगर हम अपने शास्त्रों की बात देखें, हमारे परंपराओं की बात देखें, तो महिलाओं को एक बहुत ही उच्च दर्जा दिया गया है। हमारे देश में तो देश को भी भारत माँ कह के संबोधित किया जाता है। आप देखते हैं कि जब भी किसी के घर कोई बेटी पैदा होती है तो अक्सर कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। क्या कभी हमने सुना है कि जब किसी के घर बेटा पैदा होता है तो किसी ने ये कहा है कि कुबेर आया है, राम आया है, लक्ष्मण आया है? जी नहीं, वो सारी उपमाएं महिला को ही दी जाती है। तो परंपराओं में, हमारे विधि विधानों में महिला को पुरुष से हमेशा ऊपर ही रखा गया है। हमारे जो त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों है, वो तीनों आदि शक्ति माता से तो पैदा हुए हैं। इसलिए शक्ति को, नारी को हमारी परंपराओं में, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में पुरुष से ऊपर दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर धरातल पर देखते हैं तो बहुत ही अजीब स्थिति यहां पर देखने को मिलती है कि एक तरफ हम नारी को लक्ष्मी कहकर, सरस्वती कहकर, दुर्गा कहकर उसकी पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी दुर्गा को, उसी लक्ष्मी को हमारे घर में आने से रोकने के हर संभव प्रयास हम करते हैं। अगर वो संघर्ष से लड़कर, जीतकर इस दुनिया में आ भी जाती है तो दुर्गा जो राक्षसों का संहार करती है, राक्षसों के साथ लड़ती है, उसको यहां पर अपनी अस्मिता, अपना मान सम्मान, अपनी जान बचाने के लिए फिर से ना जाने कितने कितने राक्षसों का सामना करना पड़ता है। और ये राक्षस अब तो समाज में नहीं, घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी है। हमने देखा है कि कितने सारे रेप के केसेस जो है, दुष्कर्म के जो केसेस है, वो घर के रिश्तेदारों के द्वारा ही किए जाते हैं। यहां तक कि कुछ मामलों में पति के द्वारा, पिता के द्वारा भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो जब महिला, जिसको हम देवी तुल्य मानते हैं, आदि शक्ति मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उसे जन्म लेने में, सुरक्षित रहने में इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दोष है वो हमारी सोच का है। मैं ये मानती हूं कि महिला सशक्तिकरण की जितनी भी समस्याएं हैं वो केवल दो तरीकों से हल हो सकती हैं। एक, सोच के साथ कि हम अपनी सोच को बराबर करें। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं या कोई परिवार ये कहना चाहता है कि मेरी बेटी को मैंने पूरा सशक्त किया है, उसको पूरी आजादी दी है, पूरी स्वतंत्रता दी है, तो वो क्या उदाहरण देते हैं कि हमने तो अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है। यहीं पर हमारी गलत सोच सामने आ जाती है, हमारा दोहरा चरित्र सामने आ जाता है कि आप अपनी बेटी को बेटों की तरह क्यों पालना चाहते हैं? बेटी को बेटी की तरह पालिए, बेटी भी बेटों से कम थोड़ी होती है। बेटी में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बेटों में नहीं होते। बेटियां माँ बाप से ज्यादा प्यार करती हैं, ज्यादा स्नेह करती हैं, ज्यादा आदर देती हैं। तो इसके बावजूद हम क्यों चाहते हैं कि हमारी बेटी बेटा बने? तो जब तक समाज की ये मानसिकता दूर नहीं हो जाती, तब तक हमारे देश में जो नारियों के प्रति, जो महिलाओं के प्रति सम्मान का प्रश्न है वो लगातार बना रहेगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ये सोच जो है, जो संस्कृति जो है, ये बहुत सदियों से चली आई है, तो इसे बदलने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन महिलाओं को उनका सम्मान दिलाने में
व्यवस्था बहुत मजबूत होनी चाहिए। व्यवस्था सोच नहीं बदल सकती यकीनन रूप से, लेकिन वो बुरी सोच को ढक के तो रख सकती है कि अगर महिलाओं के प्रति जो सोच है वो विकसित ना भी हो, लेकिन जो रूढ़िवादी सोच है वो महिला की सुरक्षा, उसके सम्मान के आड़े ना आए। जब तक हमारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था लचर रहेगी, अपराधियों में पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति भय नहीं होगा, तो महिला को वेदों में, संस्कृति में उच्च स्थान देने के बावजूद वो धरती पे, धरातल पे, रियल लाइफ में कभी भी एम्पावर्ड फील नहीं कर सकती, कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि हमारे देश में सामाजिक सोच के साथ साथ व्यवस्था को भी हष्ट पुष्ट किया जाए। आप देखिए कितने सारे कांड होते हैं, कितने सारे रेप केसेस होने के बाद एक पूरा जन आक्रोश का सैलाब उमड़ पड़ता है। निर्भया का केस हमने देखा, जिसके बाद पूरे देश में लगातार कितनी जगह कैंडल मार्च निकले, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक क्रांति उमड़ पड़ती है, लेकिन धरातल पर स्थिति वही रहती है। निर्भया कभी भी लास्ट निर्भया नहीं होती, उसके बाद भी ना जाने कितनी निर्भयाएं होती रहती हैं, कितनी प्रियंका रेड्डी होती रहती हैं। लेकिन उस निर्भया के दोषियों को सजा देने में कितना समय लगा, ये अपने आप में व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी समाज की और साथ में हमारी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक जाके नारी के प्रति उसकी सम्मान की जगह जो है वो उसे नहीं मिलेगी। यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि जरूरी है कि नारी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, तब उसका सम्मान होगा। लेकिन साथ में ये भी हम जरूरी कहेंगे कि वो काम करना चाहे, वो काम ना करना चाहे, उसके बावजूद वो घर में भी रहे तो भी उसको वो शक्ति मिलनी चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए। हमने देखा है कि जैसे हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में लड़कियां पहले घर का काम भी करती हैं, उसके बाद खेती का पूरा काम भी महिलाएं ही संभालती हैं, बावजूद उसके वहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि लड़कियों को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से आप किसी भी तरह से मजबूत तो कर देंगे, लेकिन जब तक हम सोच में बराबरी का दर्जा नहीं लाएंगे, तब तक स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहेंगी। हालांकि स्थितियां अभी पहले से बेटर हुई हैं। आपने वो देखा होगा कि अभी मैगी का एक ऐड आता है जिसमें एक लड़का हॉस्टल जाने की तैयारी कर रहा है और उसकी माँ उसको मैगी बनाना सिखाती है कि ये तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें भी इस तरह से आगे बढ़ना है, तो तुम्हें भी लड़कियों वाले काम सीखने पड़ेंगे। एक कोई सर्फ एक्सेल की ऐड आती है, आई गेस सो, जिसमें दिखाते हैं कि दाग लग जाता है कपड़े पे, तो भाई अपनी बहन को कहता है कि इसको धुल दो, तो वो कहती है कि मैं ही क्यों धुलूं, तुम क्यों नहीं धुल सकते। तो माँ लड़के को सिखाती है और एक सही दिशा में कदम बढ़ाती है। कुछ कहते हैं सिनेमा संसार का, समाज का प्रतिबिंब होता है, तो हमने अक्सर देखा है कि अभी मूवीज के डायलॉग भी इस तरह से आने लगे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। बस हम यही चाहते हैं कि बेटियों को बेटा मत बनाइए, बेटियों को बेटियां रखिए, पर उनको बेटियां होने के साथ साथ एक इंसान समझिए, एक मानव समझिए, एक ह्यूमन समझिए, एंड गिव देम द राइट्स दे डिजर्व। उनको उनके अधिकार जो वो डिजर्व करती हैं वो दीजिए। उससे ज्यादा, उससे कम हम कुछ नहीं मांगते। बस अपनी सोच में महिलाओं के प्रति एक एक्सेप्टेंस लाइए, एक रेवरेंस लाइए, एक ऑनर लाइए, तो अपने आप से समाज की जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी। बिल्कुल, बात बिल्कुल ठीक है। और भी इससे जुड़े कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नारी के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। सब पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम नारी में, जिसमें हम इस हफ्ते बात कर रहे हैं महिला दिवस के ऊपर और नारी की विभिन्न जिम्मेदारियों, नारी के विभिन्न रूपों को, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कहां नारी पीछे रही और कितना अब तक आगे बढ़ी है। अलका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और कुछ देर पहले आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने चुनौतियों को लेकर बातचीत की थी। बेशक नारी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, घर और ऑफिस की जो चुनौतियां हैं वो तो है ही, इसके अलावा अगर वो 2 कदम आगे बढ़ने की भी कोशिश करे तो उन चुनौतियों का अंबार लग जाता है। क्या लगता है, आप खुद भी एक उद्यमी हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना एक अपने आम जीवन में घर से लेकर बाहर तक एक स्त्री को करना पड़ता है? देखिए, चुनौतियों का सामना ऑफ कोर्स करना ही पड़ता है। महिला को, जैसे मैंने बताया कि दोहरी जिम्मेदारी होती है कि घर भी उसको देखना है, बच्चा भी उसको देखना है
और अगर करियर बना रही हैं तो बीच में मैटरनिटी ब्रेक्स भी आ जाते हैं, बच्चा डिलीवर भी करना होता है। तो देखा जाए तो हमको बहुत सारा आई थिंक 4 गुना काम करना पड़ता है एज कंपेयर टू अ मेल काउंटर पार्ट, घर के अंदर भी, बाहर भी और ऑफिस में भी। क्योंकि ऑफिस में भी आपको, अगर आप काम करते हैं, उद्यम में हैं आप, तो आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो होती है वो अपने को फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करना पड़ता है। अगर आपको करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हम जो 4-5 लोग यहाँ बैठे हैं, वी आर प्रिविलेज्ड, बट जनरली मैंने ये देखा है कि लड़कियों को अपने घर वालों को कन्विंस करने में बहुत टाइम लगता है कि हम ये करना चाहते हैं और हमें ये करने दिया जाए। आज मैं एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट हूँ। आज की डेट में मैंने कम से कम 2-2.5 लाख लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, 40-50 हजार लोगों को नौकरियां दिलाई हैं, सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में मैं गई हूँ। मैं तो ये समझती हूँ कि हमको गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज की क्या जरूरत है, क्यों नहीं बच्चे एक समान कॉलेज कोएड में पढ़ सकते या कोएड स्कूल में पढ़ सकते। स्कूल कॉलेज की बात छोड़िए, एमबीए करने के बाद भी लड़कियां मेरे पास आती हैं जॉब के लिए। अगर बात करती हैं, मैं कैंपस इंटरव्यूज में जाती हूँ, मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप एमबीए कर रही हैं, आपकी शादी के बाद आप क्या करेंगी? 99% लड़कियां ये कहती हैं कि जो हमारे पति कहेंगे वो करेंगे, कि नौकरी करेंगे या घर में बैठेंगे। आफ्टर स्टडिंग management also, they are not able to take that decision that what they want to do in life in future. So this is again it shows the reality of our society कि माँ बाप अगर 4-5 लाख 10 लाख रुपए एक बच्ची की पढ़ाई पे खर्च भी कर रहे हैं, तो उसकी भी शादी, वो क्या उसकी मैरिज वैल्यू में ऐड करने के लिए है, उसके बायोडेटा में ऐड करने के लिए क्वालिफिकेशन है, या वो खुद कुछ करना चाहती है और वो कर नहीं पाती है। और मैं हमेशा उन लड़कियों को यही कहती हूँ, अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप नहीं करना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप अपने आप में इतना कैपेबल बनिए। 1 सेकेंड थिंग, इंस्टेंस, क्योंकि मैं ह्यूमन रिसोर्स में मैं लोगों से मिलती रहती हूँ, बातचीत करती रहती हूँ, समझती रहती हूँ, चाहे वो गांव की महिलाएं लड़कियां हों या बाहर शहरों की। आज भी गांव में कई बार मेरे साथ शहरों में ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ फैमिली के बारे में, तो 5 कहते हैं हम 5 बहनें हैं और 1 भाई। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि 5 बेटियां पैदा कर ली है, बेटे के चक्कर में 6ठा बच्चा पैदा। ये आज ये सिचुएशन है। मतलब इट इज टोटली अ शेमफुल, आई फील दैट इट इज नॉट इन द रूरल कम्युनिटी, या जो लेस पढ़े हुए लोग हैं या लेस प्रिविलेज लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। अभी कुछ दिनों पहले एक एक्स मिनिस्टर के घर में उनके पोते होने की पार्टी दी गई, क्योंकि उनका 2 पोतियों के बाद पोता हुआ था। दिस इज अगेन अ शेमफुल थिंग। सो यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ अ गर्ल even in the privileged society as well. And सबसे ज्यादा जो केसेस अपने होते हैं आपके फीमेल फेटिसाइड के, वो सब पढ़े लिखे लोगों में होते हैं। गांव वाले तो अब चालू हुए इन सब चीजों में, तो पैदा होने के बाद लड़की को मारते हैं। पढ़े लिखे लोग तो आप सेक्स डिटर्मिनेशन करा के और मार रहे हो उनको। व्हाट इज दिस? सो हम लोग जब पैदा ही नहीं होने देना चाह रहे, तो इक्वालिटी कहां से लाओगे उनके अंदर? और इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम, जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है। एक दिन में मैं कहती हूँ एक महिला को कम से कम 10 रोल अदा करने पड़ते हैं, कम से कम 10। उसको माँ बनना पड़ता है, बीवी बनना पड़ता है, बहू बनना पड़ता है, बेटी बनना पड़ता है, ऑफिस में बॉस भी बनना पड़ता है, और कलीग भी बनना पड़ता है, और सबऑर्डिनेट भी बनना पड़ता है, और घर की मेड भी बनना पड़ता है, कुक भी बनना पड़ता है, झाड़ू भी मारना पड़ता है। आप अगर देखिए तो कम से कम 10 रोल उसको एक दिन में करने पड़ते हैं। और यही कंपैरिजन अगर हम मेल काउंटर पार्ट से करें तो उसको 2 या 3 या 4 मैक्सिमम, एंड देन यू एक्सपेक्ट दैट शी शुड डू, एंड स्टिल वी आर डूइंग गुड, बेटर देन अ मेल। हम हिंदुस्तानी महिलाओं में ये शायद ऊपर से गॉड गिफ्ट है कि हम दोनों जिम्मेदारियां बराबर निभा पा रहे हैं, लेकिन हम क्या उम्मीद नहीं रखते कि हमारे जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो बराबर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयर करें। अभी जैसे शील जी ने बोला कि हम फाइनेंशियल बेटरमेंट के लिए दोनों महिला और पुरुष घर में काम कर रहे हैं, तो क्यों ना फिजिकली हमको एक हेल्प मिले कि हम फाइनेंस में अगर घर में फाइनेंस ला रहे हैं, तो क्यों नहीं घर के हाउस होल्ड थिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हमारा दूसरा काउंटर पार्ट हमारी हेल्प करे? क्यों नहीं घर की आधी जिम्मेदारियां वो ले ले? आप मानिएगा नहीं, मेरे ऑफिस में काम करने जो लड़के बच्चे आते हैं, मैं हमेशा पूछती हूँ लड़कों से, तुम क्या करके आए हो? नहीं मैडम, हम तो सीधे खड़े हुए, नहाए, तैयार हुए और ऑफिस आ गए। मैंने कहा कल से जाके तुम घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, चाहे तुम कपड़े धोने की घर की जिम्मेदारी लो, या खाना बनाने की जिम्मेदारी लो, या डस्टिंग करने की जिम्मेदारी लो। कुछ तो करो, कुछ सीखो, और अपनी माँ को शाम को जाके 1 कप चाय का बना के दो। उसको कितना अच्छा लगेगा, वो दिन भर काम में लगी हुई है और एक बेटा हमारा जाके काम करे। क्यों नहीं करते हम? व्हाई डोंट वी
get this thing in their brain that they have to share our household throughout the day responsibilities. जो हम कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? जब हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं? हमको पैदा होने से क्यों रोक रहे हैं? हमको हमारे डिसीजन लेने से क्यों रोक रहे हैं? हम उनसे ज्यादा पढ़ के हम नौकरी करना चाहें तो क्यों नहीं कर पा रही हैं लड़कियां? स्कूल के बाद कॉलेज क्यों नहीं जा पा रही हैं लड़कियां गाँव की? और कॉलेज जा रही है तो प्रोफेशनल कोर्सेज में क्यों नहीं जा पा रही हैं? खेलने के लिए क्यों नहीं जा रही? मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे मालूम है एक लड़की का स्पोर्ट्स का करियर स्कूल कॉलेज के बाद खत्म. Why she is not able to continue with that career? Why? उसके लिए यही समझा जाता है बस हो गया कॉलेज, हो गया अब खेलना फिरना बंद करो, अब फैमिली संभालो, बच्चे पैदा करो, ये करो वो करो, नेक्स्ट इट. Why? ये बबीता फोगाट और ये सब चीजें जो हम कह रहे हैं एम्पावर, ये बहुत गिने चुने केसेस है. आई एम नॉट सेइंग. एंड देन कैपेसिटी अब देखिए ना, हमारे मेडल लाने वाली लड़कियां हैं मैक्सिमम, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो चाहे ओलंपिक हो, और आप उनको ही आगे बढ़ने से रोकते हैं. Why we should take sabbatical? We can take sabbatical, but we should come back again. Why not males? अभी आप देखिए पिक्चर आई थी, हम डिस्कस करते पंगा कि शादी के कितने साल के बाद ऐसी पिक्चरों की क्या ऐसी रियलिटी की जरूरत है? हम लोग क्यों अपना करियर वहीं खत्म कर लेते हैं कि भाई हमारी शादी हो गई और बच्चा पैदा कर लिया, खत्म करियर, और बच्चे के सिवा हमको कुछ नहीं देखना. आज मैं भी एक माँ हूँ एंड आई एम अ प्राउड मदर ऑफ अ सिंगल गर्ल चाइल्ड. मेरी बेटी भी जो कर रही है मैं भी वो कर रही हूँ, साथ में कर रही हूँ, मैं खेल भी रही हूँ. तो मेरी बेटी भी एक अच्छे स्कूल कॉलेज, मैंने अपनी माँ की पूरी जिम्मेदारियां निभाई हैं, आई सपोज बेटर देन अदर पीपल, एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो. तो ऐसा सब कर सकते हैं अगर मैं कर सकती हूँ तो. गिने चुने वही 24 घंटे सभी के पास हैं दिन में. अगर हम उन 24 घंटों को बेटर यूटिलाइज या मैनेज कर सकते हैं, व्हाई नॉट अदर पीपल कैन डू इट, प्रोवाइडेड दे विल बी गिवन चांस एंड दे शुड गिवन अथॉरिटी एंड डिसीजन दे कैन टेक ऑन देयर ओन. That is what is required. बिल्कुल. चलिए, मेरे पास कुछ और भी सवाल है और रश्मि जी इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुकी हैं, लीगल काउंसलर एडवोकेट हैं. रश्मि जी, आपसे जानना चाहूंगी, ऐसी कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे नारी के अधिकार हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे कानून के सहारे या तो प्रूफ करनी होती है या कानून के सहारे अपने अधिकार प्राप्त करने की जरूरत पड़ जाती है. और अगर एक उदाहरण में ये दूं, अभी कुछ दिन पहले सेना में एक बराबरी का कमीशन आया था जो बराबरी का दर्जा दे रहा था महिलाओं को. तो क्या लगता है कि कोर्ट की जरूरत है उन्हें ये अधिकार देने के लिए? क्या अब ये कोर्ट ये अधिकार देगा? मतलब अपनी क्षमताएं जो है वो नारी जानती है, लेकिन उसको कई बार अपने अधिकारों के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए कहीं ना कहीं कानून पर निर्भर रहना पड़ता है. क्या कहेंगी इस पर? जी, मैं बिल्कुल सही कह रही हैं आप. महिलाएं खुद आगे बढ़ना चाहती है, सब कुछ करना चाहती है, पर हमारा समाज हर जगह महिलाओं को, लड़कियों को बेड़ियों से जकड़ लेता है. कानून की जरूरत उनको इसलिए पड़ती है क्योंकि परिवार से उन्हें परमिशन नहीं मिलती है. कई बार वो बहुत कुछ करना चाहती है बट परिवार से बंध जाती है. शादीशुदा है तो ससुराल वालों उनको बंधन में बांध देते हैं. इसी वजह से कानून का सहारा लिया जाता है क्योंकि कानून के जरिए, कानून के लिए सब बराबर है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हर तरह के अधिकार कानून में सबको बराबर दिए गए हैं. अगर कानून उनको मदद नहीं देता, मतलब परिवार उसको मदद नहीं देता, तो कानून के जरिए वो अपना सहारा लेकर जो भी अपना काम करना चाहती है, अपने अधिकार पाना चाहती है, वो पा सकती है. और इसके अलावा मतलब आजकल महिलाओं के साथ में कहीं पे भी चले जाइए, बराबर का दर्जा सिर्फ समाज में कहने के लिए दिया गया हुआ है, जबकि हर जगह उनको नीचे ही दिखाया जाता है, कभी बराबर नहीं समझा जाता है. बिल्कुल, किसी राइट्स के बारे में ही नहीं पता है. बिल्कुल, महिलाओं बिल्कुल कुछ वो जानते ही नहीं है कि अधिकार होते क्या है, उनके क्या क्या अधिकार हैं जानते ही नहीं. उन्हें एजुकेटेड किया जाता है. अगर महिला पढ़ना चाहती है, ये बच्चियां, आजकल की बच्चियां गाँव में इतनी मैंने कई बार देखा है, बच्चियां बोलती है हम पढ़ना चाहते हैं बट स्कूल की सुविधाएं दूर दूर है कि फैमिली अलाउ नहीं करती कि नहीं, गांव से दूर है, हम नहीं भेजेंगे एजुकेशन के लिए. तो जब वो पढ़ ही नहीं पाएंगी तो अवेयर कैसे होंगी? ये चीजें बिल्कुल. एक स्त्री की जो जंग होती है वो अपनी पैदाइश से लेकर होती है. जब वो वही जिस तरीके से अभी अलका जी बात कर रही थी कि एक तो जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है कि बेटी ने जन्म लिया है, फिर जब वो बड़ी होती है तो शिक्षा के लिए, और उसके बाद उसकी जो चुनौतियां हैं के बाद एक बढ़ती हैं, वो कम नहीं होती. शील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी. हम बात कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं बराबरी से खड़ी हैं, बराबरी का दर्जा उन्हें दिया जाता रहा है, और
हर जगह वो खुद को साबित कर रही हैं। आप राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से है, लेकिन ऐसी जगह भी जहां राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर महिलाओं को सबसे ज्यादा सशक्त माना जाता है, लेकिन वहां भी कई बार ऐसा होता है कि दोयम दर्जे पर महिलाओं को रखा जाता है। नहीं, देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं राजनीति की बात करती हूँ। जब चुनाव लड़ने की बात आती है या टिकट वितरण की बात आती है, तो सबसे पहले सोच ये होती है कि ये महिला है, ये वह फील्ड में कैसे जाएगी, धन बन बाहुबल के सामने ये कैसे कर पाएगी, और अगर मान लो बाई द वे वो हार जाती है तो आप सोच रही उसके कयामत आ जाती है। और अगर कोई एमएलए पुरुष या एमपी हारता है तो क्या वो तो हार गया, कोई मामूली बात है, उसको लेकर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ही उठा दिया जाता है, आप चाहे कितनी ही योग्य है, आप लोगों से लड़ भी सकती हैं, आप धनबल बाहुबल भी प्रयोग कर सकती है, लेकिन मानसिकता यही सोचकर उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। ऐसे ही हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, आप जो भी मतलब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो उसके ने टांग खींचने की कोशिश की जाती है। वो परिवार से ही शुरू हो जाता है। हमें परिवार से पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती है आज भी महिलाओं को। आज भी अगर वो महिला काम करना चाहती है, अगर पति की इच्छा है तो ही कर पाएगी, नहीं तो वो नहीं कर पाएगी। तो ये सारे बंधन ऐसे हैं जिसके मानसिकता जो कहनी चाहिए समाज की मानसिकता से जकड़ा हुआ है। सबसे पहले समाज को इस मानसिकता से ही स्वीकार करना होगा कि जो महिला है जिस तरह से वो कितने कठिन कहना चाहिए कि कठिन परिस्थितियों से गुजरकर एक बच्चे को पैदा करती है, इत्तेफाकन वो लड़की है, तो वो कितने संघर्ष से उसे परिवार में भी संघर्ष करना पड़ता होगा। उसकी सास ससुर भी कहते हैं कि लड़की कर दी है, दूसरी लड़की पैदा हो गई तुम और करो, तीसरी लड़की पैदा हो गई और करो, यहाँ तक कि 7-7 8-8 लड़कियां पैदा करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो ये तो समाज के चेंज की बहुत जरूरत है। मानसिकता जो समाज की है उसे चेंज करने की जरूरत है, और ये शुरुआत हमें घर से ही करनी होगी, क्योंकि ये फोर्सफुली नहीं किया जाता। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। ये हमारे कानून में है कि बेटी का बाप की संपत्ति में अधिकार है। तो अब जब शादी कर दी तो लड़के इसलिए बुलाना उन्होंने अवॉइड करते हैं कि लड़की आएगी तो कहीं हमारे से ये अपना संपत्ति नहीं मांग ले। ये पैरेलल में ये मतलब एक ऐसा डेवलप हो गया है। अब बताइए इसमें कानून का क्या करेगा इसमें। तो ये सोच तो हमको समाज को ही बदलनी होगी। और शुरुआत में कहती हूँ कि हम जो महिला है, क्योंकि हम भी जिम्मेदारी है घर की, हम भी मुखिया है, हम भी सास है, तो ये सोच तो हम लोगों को भी करनी होगी। बड़की लड़कियां ही कह देती हैं कि हमें नहीं चाहिए हिस्सा। कोई लड़कियों का बड़कपन है, कोई लड़की नहीं मांगती, बहुत त्याग करती है वो कहते हैं हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए, हमारा तो बस पीहर जो है ये हमारा भाई आता जाता रहे हमारे पास में, ना संभाले, लेकिन हमारे 30 त्योहार आए तो कम से कम हमारी कुशल क्षेम पूछते आ जाए, हमारे उत्सवों में शामिल हो जाए, इतने में ही खुश है। महिला तो हर तरह से त्याग करने को तैयार है, बस एक प्रेम बना रहे और सम्मान बना रहे। चीजों को वो यही सोचते हैं कि हिस्सा लेने आई होगी, बुलाते नहीं, अवॉइड ही करते हैं। बिल्कुल यही होता है। हमारे पास भी अक्सर ऐसे केसेस आते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। और चलते चलते चूंकि समय बहुत ज्यादा कम है, तो डेजी जी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम महिला दिवस पर बातचीत कर रहे हैं, नारी की तमाम इर्द गिर्द घूमती चीजों को लेकर हमने बातचीत की है, तमाम पहलुओं पर हमने प्रकाश डाला है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे लगता है जिस पर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नारी के उत्थान में तो सहायक होगी ही, और मुझे लगता है कि उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता अगर वो इस बात का ख्याल रखे कि नारी वाकई कई बार एक नारी की दुश्मन होती है। अगर वो अपने साथ तमाम स्त्रियों को लेकर चले, हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की अगर ठान ले, तो वाकई में उसके उत्थान को कोई नहीं रोक सकता।
जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि जब तक महिला महिला की साथी नहीं बनेगी तो इस यात्रा को आगे हम नहीं बढ़ा सकते। महिला को ये समझना पड़ेगा कि किसी दूसरी महिला के साथ अगर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो वो उसे किसी दूसरे रिश्ते के हिसाब से नहीं बल्कि एक महिला के हिसाब से देखे। आप देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कि घर पे जो एक बहू के साथ अत्याचार होता है तो उसमें कहीं ना कहीं ससुर से ज्यादा हाथ सास का होता है, देवर से ज्यादा हाथ ननद का होता है। हालांकि उनके ऊपर भी कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा या उनके हम कहेंगे हम सबका जो संस्कृति में उनका पालन पोषण इस तरह से हुआ है कि उनकी सोच ये बन गई है कि मेरी बेटी तो खुश रहे लेकिन मेरी बहू वो सब काम करे। जो ये दोहरा चरित्र है ये महिलाओं की सोच में भी बचपन से ही पैदा किया जाता रहा है। लेकिन जिस दिन महिलाओं ने ये ठान लिया कि वो एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर, दोस्त बनकर, हमकदम बनकर महिला सशक्तिकरण की राह पे चलेंगी, उस दिन अपने आप कामयाब हो जाएगा। आप देखिए कि जितने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध जो लड़के करते हैं वो लड़के की कोई ना कोई मां भी होगी, बहन भी होगी, हो सकता है उनकी बेटी भी हो। अगर वो उनसे प्रश्न करना शुरू कर दे या अगर वो इस तरह के अपराधों में शामिल होते पाए जाते हैं, उनका बायकाट करना शुरू कर दे, तो किसी भी मर्द की, किसी भी लड़के की इतनी औकात नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लड़की के खिलाफ अपराध कर सके। लेकिन क्योंकि वो जानता है, बेटा जानता है कि अगर मैं बहू को पीट भी दूंगा तो मां मेरा ही साथ देगी, बहू का साथ नहीं देगी। यही बात उसको हिम्मत देती है डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए। एक लड़का अगर बाहर किसी लड़की को छेड़ भी आएगा तो भी वो जानता है कि मेरी बहन मेरा ही साथ देगी, उस लड़की का साथ नहीं देगी। यही बात जो मोलेस्टेशन की घटनाओं को, रेप की घटनाओं को बढ़ावा देती है। तो जिस दिन महिला ने महिला के साथ साथी के रूप में खड़े होने का निश्चय कर लिया और वो दिखाती है कि वो किसी भी और बंधन से ज्यादा अपनी महिला साथी के साथ है, उस दिन से अपने आप ये यात्रा सुखद भी हो जाएगी और सफल भी हो जाएगी। वरना अभी तक की सच्चाई यही है कि महिला के रास्ते में सबसे ज्यादा रोड़े अटकाने वाली भी हम महिलाएं ही हैं। और जिस दिन हमारी सोच बदल जाएगी अपने को लेकर, समाज को लेकर, हम अपने आप से यकीनन एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ना कि अगर आप एक स्त्री को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे परिवार को, पूरी पीढ़ी को पढ़ा देते हैं। तो जब महिला जागरूक हो जाएगी अपने अधिकारों के लिए तो वो दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करेगी, अपने दायित्वों का भी निर्वहन करेगी और साथी बनकर दूसरी महिला का उसको आगे बढ़ाने की वो करेगी। एक बहुत अच्छी कोटेशन मुझे इसके बारे में याद आती है, दैट लेडी इज नो देयर इज नो क्वीन हु वियर्स द क्राउन, द क्वीन इज हु हैज अ सक्सेसफुल कंटिजेंट ऑफ फॉलोअर्स ऑफ सक्सेसफुल वीमेन। तो आपके पीछे आप खुद अगर एक सक्सेसफुल महिला है, आप कितनी और महिलाओं को सक्सेसफुल बनाती है, कितनी और महिलाओं को आगे लेके जाती है, वही आपको वास्तविक रूप से ट्रू लीडर के रूप में, ट्रू वीमेन के रूप में, एम्पावर्ड वीमेन के रूप में सबके सामने पेश करेगा। इसलिए महिलाओं को अपने आप को तो सशक्त करना ही है, लेकिन जब तक अपनी साथी महिला को, अपने घर की महिलाओं को, बाकी महिलाओं को आप सशक्त नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। एक छोटा सा पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहती हूं कि बेटियां जो होती हैं वो अपने माता पिता के लिए बहुत कंसर्न रखती हैं, लेकिन वही बेटियां जब बहू बनकर दूसरों के घर में जाती हैं तो अपने इन लॉज के प्रति वो रिस्पेक्ट और प्यार क्यों नहीं रख पाती हैं, ये भी कहीं ना कहीं वीमेन की मानसिकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जिस दिन हमने ये दोहरी मानसिकता त्याग दी, मुझे लगता नहीं कि सरकार भी किसी भी कानून या संस्था की जरूरत पड़ेगी, समाज अपने आप से सही राह पे चल पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं स्त्री को भी इस बात पर फोकस करना बहुत जरूरी है, सबका साथ सबका विकास। अपने साथ ही तमाम उन स्त्रियों को साथ में लें जो उतनी शायद काबिल नहीं है और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें, एक दूसरे से बैर भाव नहीं रखें, अपनी क्षमताओं को समझें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, खुद पर गर्व करें, तो इसे सही मायनों में कहा जाएगा नारी सशक्तिकरण। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और तमाम दर्शकों को, तमाम उन स्त्रियों को जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और उन पुरुषों को भी जिनका जीवन, जिनकी लाइफस्टाइल, जिनकी सुबह एक स्त्री से शुभ होती है। तब तक के लिए नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।